मुग़ल शासक जो भारत पर शासक के रूप में, सम्राट के रूप में कार्यरत थे, उन्हीं के समय में कुछ समय तक देश की राजधानी था आगरा। दिल्ली के महलों को बनाने के लिए इन महलों में आश्रय लेकर इसे राजधानी बनाया गया और लगभग 2000 इमारतें उस समय थी, लेकिन इसमें से कुछ इमारतों को तुड़वा कर बाद में ताजमहल बनाया गया। लेकिन इसकी विशेषता आज भी बरकरार है। इसके स्थापत्य कला, आर्किटेक्ट देखने लायक है। अलग अलग प्रकार के बुर्ज, अलग अलग प्रकार के बाग, अलग अलग प्रकार के महल, उसमें से सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो खास महल कहलाता है। और ये बगीचे, बैठने की जगह, होने वाले विविध कार्यक्रम आज भी उसी प्रकार से इस अंगूरी बाग के नज़ारे को खूबसूरत बनाते हैं। और ये लाल किला इतिहास के सुवर्ण और यादों को आज भी हमारे सामने ताज़ा करता है। तो ऐसे सभी यादों के साथ हम प्रवेश करते हैं लाल किले में। आगरा, सुधीर चौहान के साथ ओजस प्रोडक्शन। ये खूबसूरत इमारतें जो अकबर के शिक्षा और ज्ञान के लिए भी मशहूर है। यहाँ पर जो अलग अलग छोटे छोटे आपको रहने की जगह दिखा रहे हैं वो है मदरस, अर्थात अरबी भाषा, उर्दू भाषा सिखाई जाती थी पर, और वहाँ पर विद्यार्थी रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। और इस प्रकार से जो शिक्षित लोगों की जो इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इस कार्यालय के लिए आवश्यकता होती थी, इसकी पूर्तता यहाँ से की जाती थी। यहाँ पर हमें एक और प्रकार की भवन दिखाई दे रहा है, जहाँ से हम जामा मस्जिद की ओर रुखसत होंगे। पीछे की तरफ अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर आपको सलीम चिश्ती जो गुरु थे, मजार दिखाई दे रही है सामने। उन्हीं लोगों के मकबरे या कब्रें दिखाई दे रही है, उनके वंशज की। और ये सूफी संत सलीम चिश्ती ने अकबर को बहुत उसके कार्यों में मदद की है। जैसे बाइबल में हमें दिखाई देते भविष्यवक्ता थे, संदेश थे, वे मदद करते थे, वैसे ही हिंदू में गुरु उसी प्रकार से सलीम चिश्ती, जिसके नाम पर ही अकबर ने अपने बेटे को सलीम ये नाम से पुकारा, लेकिन आगे जाके सलीम चिश्ती के कहने पर उसे जहांगीर ये नाम दिया। तो ऐसे यहाँ पर आप आए हैं, यहाँ पर एक समय कला, ज्ञान और शिक्षा का क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। कितने ही खुशनसीब थे वे लोग जो इतनी बड़ी बड़ी इमारतों में रहकर तालीम या शिक्षा हासिल करते थे। इसमें रहकर उन्होंने उस प्रकार की तालीम हासिल की। आप अकबर के बारे में जानते हैं कि वे सभी धर्मों का आदर करने वाले ऐसे महान शासक होकर गए। उन्होंने अपनी पत्नी जो हिंदू धर्म से थी, जोरा बाई, जो राजपूत की ओर, उसके द्वारा बहुत ही सभ्यता के साथ और ऊंचे आदर्शों के साथ भारतीय संस्कृति में उन्होंने बहुत सी बातें की हैं। दीन इलाही, शायद आपने इस नाम सुना होगा। इस धर्म की स्थापना, दीन इलाही धर्म की स्थापना की, जिसमें उन्होंने हिंदू और मुस्लिम धर्म के सभी अच्छे शिक्षाओं को समावेश किया।
और उन्होंने साथ में अपने जो सूफी गुरु थे उनकी शिक्षाओं को भी अपने जीवन में अपनाया। यद्यपि बहुत सारी समस्याओं से सामना करना पड़ा, जल्दी 1556 में बनी इस राजधानी को मैं दूसरी जगह था, पहले आगरा और आगे जाकर लाहौर में 1558 में वे लेकर गए। लेकिन उसके पहले उन्होंने यहाँ पर जो काफ़ी आप अंदर तक देख रहे हैं, यहाँ पर शासन करते हुए बहुत ही खूबसूरत इमारतों था, जिसको हम कहेंगे उन्होंने निर्माण किया, जिसमें रहने की सुविधाएं थी, अलग अलग ऑफिसर्स थे, शिक्षा के केंद्र थे, और साथ में दवाई और ये सब बातें यहाँ पर होती थी। ऊपर की तरफ देखिए सुरक्षा की दृष्टि से जाली लगाई गई, लेकिन ऊपर का गुंबद बड़ा ही खूबसूरत दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉच समय दिखा रही है 8:58। आज की तारीख है 1 अक्टूबर 2023। अक्टूबर माह के पहले दिन हम लोग आपसे रूबरू हो रहे हैं फतेहपुर चिश्ती, राजधानी मुगल सल्तनत, आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत। ओजस प्रोडक्शन के साथ रेवरेंड सुधीर चौहान फतेहपुर सीकरी से आपको ये सफ़रनामा लेकर आपके बीच में मौजूद है। हर बार आपने इसे बड़े ही गंभीरता के साथ और आनंद के साथ इसका आस्वाद लिया है, और आज भी आप इसका आस्वाद निरंतर देते रहेंगे। फिर से एक बार आप यहाँ से इस सिरे से देखिए, बुलंद दरवाज़ा, ये दूसरी तरफ से देख रहे हैं आप, कितने टावर आप देखिए, सुंदर सुंदर मीनारें दिख रही है, गुंबज आपको दिखाई दे रहे हैं, और मुस्लिम कलाकृति जो हम कहेंगे पर्शियन है, तुर्की है, अरबी है, इन सब का यहाँ पर आप नज़ारा देख सकते हैं। और आपसे यही गुजारिश है कि आने वाले दिनों में आप ज़रूर जब आगरा पहुँचे तो आगरा में सिर्फ ताजमहल ही नहीं, बल्कि ताजमहल के अलावा सैकड़ों ऐसी इमारतें हैं जो दर्शनीय है और जो अपने भारतीय संस्कृति और मुग़ल इतिहास का आपका क्या कहना है इसके बारे में? ये रेसिडेंसी जो यहाँ पे नज़ारा देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, ये नज़ारा है रेसिडेंसी जो लखनऊ में। रेसिडेंसी का मतलब एक महल है, रहने की जगह है, परंतु मुग़ल शासक मगध साम्राज्य में इसका निर्माण कर चुके हैं। और ये जो आपको सब तरफ हरियाली दिखाई दे रही है, ये काफ़ी सुंदर नज़ारा यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। भले ही यहाँ पर आपको कुछ खंडहर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें हरे भरे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। और अगर हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, खंडहर दिखाई दे रहे हैं, तो ये दो संस्कृतियों का मिलाप है। अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो एक रॉयल मॉन्यूमेंट आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, और वो जो बनाने वाले हैं वो ब्रिटिश। तो हम इस अवसर पर आपसे यही कहना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी जो कला है, हमारी जो सभ्यता है, इसको नष्ट करने का नहीं तो अंग्रेज़ों ने इसे आगे प्रमोट करने का भी बड़ा कार्य किया हुआ है। क्योंकि जितनी भी बातें अंग्रेज़ों ने यहाँ पर नोट की हुई है या जो संग्रहित की हुई है, वे सभी संग्रह की जो बातें हैं, वे संग्रहित बातें जो है वो आज हमें, जब हम वहाँ पर मोन्यूमेंट के करीब जाते हैं या अलग अलग स्थानों पर जाकर हम जानकारी को पढ़ते हैं, तो वे जानकारी आई कहाँ से? इन लोगों ने संग्रहित करके उस जानकारियों को सुरक्षित रखा है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी
ये जान पाए कि वास्तव में जो हमारी भारतीय संस्कृति या पुरातत्व विभाग या जो इमारतें हैं और उसके पीछे का जो इतिहास छुपा हुआ है, वो इतिहास हमें ये बताता है कि हम लोगों ने किस प्रकार से ऊंचाई, जिसे हम कहते थे भारत सोने की चिड़िया, और यहाँ पर जो मगध प्रांत में जो नवाब है वो चांदी और सोने के चम्मच में खाते थे। अर्थात यहाँ पे विलास और सभी बातें हमें दिखाई दे रही है, और ये सब बातें जो है वो हमें यही बताती है कि आए हम अपने संस्कृति के लिए हम प्यार बनाए रखें, इसका दर्शन करें, इस पर जाएं और उसका आनंद उठाएं। और ये बातें सब हमारे राष्ट्र प्रेम के भावनाओं को प्रकट करने के लिए, बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आइए यहाँ पर रेसिडेंसी इमारत से मैं रेवरेंड सुधीर चौहान ओजस प्रोडक्शन के साथ आपसे रूबरू हो रहा हूँ। आगे मिलते हैं आपसे। थैंक one plant but having different kinds of plant growing. Three of them are growing. Now look at these leaves. Very different one. They do look like neem plant. This one looks like pine plant, and this one is most probably people plant. People leaf. So people plant, neem plant, pine, 3 trees, bapre, growing together. See this one, bapre. Now okay, now the same plant here, see on the right hand side the different kind of leaves. Now the same plant, see them up, different kind of leaves. So 3 plants are actually growing together. Wow, amazing. God is great. See, that seems to be the main entrance. Okay, the main entrance. And if you can see here near this main entrance, these many house-like structures are there. And the legends tell us that these house-like structures were actually the places for workers to stay. Now you also must have heard that the king had got the hands cut off, okay, of these workers, and that's a very popular legend, but that's not true. It is said that the king had to pay around 50 lakh rupees in those times towards the wages of these workers. Okay, so to be very frank, the cost of the entire Taj Mahal in those days was not 50 lakh, it was only the salary of the workers, and later on they were paid so that they should not make the same kind of building. And yes, it's amazingly beautiful. They say that there are 3 entrances to the Taj Mahal, and as you can see in the background, that beautiful building of the Taj Mahal. Okay, so I'll narrate more about the same later on. अंबरी बाग, नासिक वाले। मेरी आँख भी दुखी पल से नहीं चलो
ये मकबरा आपको दिखाई दे रहा है, उसके पीछे ठीक ताजमहल का नज़ारा भी आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक है और विश्व का जो अजूबा, जो प्रेम और प्यार की निशानी है, उस प्रेम और प्यार की निशानी को अजर अमर बनाने का काम शाहजहाँ ने किया और उसके याद में बनाए गए इस मकबरे को ही ताजमहल कहा जाता है। तो आइए हम उसका दर्शन करते हैं। आगे हम उस मकबरे के ठीक सामने आपसे बात करेंगे। सर हम आप लोगों को 2 डिज़ाइन दिखाते हैं, पहनने के और 1 डिज़ाइन खाने का। इस गेट में जो सर सबसे ऊपर में आप लोग फ्लेवर टाइप का डिज़ाइन देख रहे हैं, फूल टाइप का मैम, ये लौंग का डिज़ाइन बना है। लौंग जो पान में शायद है खाने का। अब 2 डिज़ाइन जो सर इसमें हमने आप लोगों को पहनने वाले बताए हैं। आप इस गेट का फ़ोटो खींच के इसको उल्टा करके देखिए, ये आपका हिंदी ग्रास चिकनर का गला बनता है, जो लेडीज़ कुर्ता कुर्ती साड़ी सूट पे गले का डिज़ाइन है। और दूसरा मैम ये आपका सर नौना का हार भी बन जाएगा, जो गले का नेकलेस होता है। अभी उसका काम चालू है। जी सर, ये रिपेयर आगे में सत्य खंडे का मतलब सर 7 स्टोरी। अभी आप लोग देखिए सर, ये 4 स्टोरी ये नवाब मोहम्मद अली शाह बनवा रहे थे अपनी बेगम और बेटी के ख्वाहिश पर। ईद और बकरीद का चांद होता है, यहाँ पर से वो लेकर जो बनवा रहे थे इसको 7 स्टोरी। जब इसका काम चल रहा था ये 4 स्टोरी बन के कंप्लीट हो पाया था। उनकी सलीम चिश्ती के इस दरगाह में हम लोग मौजूद हैं। सलीम चिश्ती जो गुरु थे बादशाह अकबर के, और उनकी मशहूर बात ये थी कि उनके द्वारा संतति सुख जिन्हें प्राप्त होता था, उन्हें संतति सुख प्रदान किया जाता था। तो ऐसे ये सलीम चिश्ती जी के दरगाह के अंदर हम लोग यहाँ पर दर्शनीय नज़ारे को देखते हैं। ये बाबा साहब की दरगाह है, दरगाह के ऊपर लिखा है वो भी चैनल की एक्टिविटी को स्वीप लगाया जो चैनल इसकी कीमत लगभग के ज़माने में 7 लाख ये भी जिसको 8 साल से लगती है। आपने उसका ब्लैक नक्काशी यहाँ पर आप देख सकते हैं, संगमरमर से। पानी का बोतल ले लीजिए, इधर आ जाइए। क्या दीवाने खास बुलंद दरवाजे के बाद इस प्रशासन की बुलंदी को दर्शाता है। यहाँ पर बादशाह अकबर ये विविध धर्म, मुस्लिम, हिंदू, पारसी, बौद्ध, जैन और क्रिश्चियनिटी, इसका सभी का वो अभ्यास करते थे। न सिर्फ वो शिक्षाएं देते थे बल्कि शिक्षाएं अपनाते भी थे, और साथ में वे इन शिक्षाओं के बारे में चर्चाएं करते चले जाते थे। और चर्चा करते हुए सबको इस इमारत को एक ऊंचाई का दर्जा प्रदान किया, क्योंकि उन्होंने इन शिक्षाओं को लेकर एक धर्म की स्थापना की, दीन इलाही। उस धर्म के चर्चा और विविध लोगों से चर्चा के लिए उन्होंने ये दीवाने खास बनाए जहाँ पर विविध धर्मों की दिखाई देती है। सम की तरफ आप देखिए, चारों तरफ से आने वाली सुंदर ऐसी हवा, इसके गर्मी में
ऊंचाई दी है जो शायद न उनसे पहले और न ही उनके बाद किसी बादशाह ने इसे अपनाया। शायद अपने पत्नी जोहराबाई इसका गुण कहिए या भारतीय संस्कृति के साथ उनका लगाव कहिए या इस मिट्टी का गुणधर्म कहिए, उन्होंने सभी धर्मों को समान आदर प्रदान किया और एक भारतीय होने के नाते हमें भी सभी धर्मों का सम्मान देना चाहिए। उनकी शिक्षाएं आज भी भले ही उस समय के लोगों ने भी नहीं अपनाया, आज भी नहीं अपनाया, लेकिन फिर भी मानवता के दृष्टिकोण से वो बहुत ही ऊंची है। वो जो जगह आप देख रहे हो वहाँ पर यहाँ पर तूला रखा जाता था। तूला मतलब बैलेंस, वेगिंग बैलेंस। तो अकबर जो है बादशाह जो था उसके वज़न के हिसाब से जो सोना चांदी बनता था वो सब यहाँ पर गरीबों में बांटते थे और बहुत सारे गरीब लोग फिर ये जो जगह है यहाँ पर आके सब इकट्ठा बैठते थे। न्याय भी शायद यही से होता होगा। और जो बाहर आप ग्रीन कलर का देख रहे हो वहाँ पर एक हाथी का एक कब्र है और ऐसा मानते हैं कि जब राजा थोड़ा सा परेशान हो जाता था कि कौन सा न्याय सही है गलत है, तो वहाँ पर जो दोषी इंसान है उसे छोड़ दिया जाता था और फिर हाथी डिसाइड करता था उस इंसान को जिंदा रखना है या फिर मार डालना। तो ऐसे कुछ कार्य, ऐसे कुछ विशेषताएं, ऐसे कुछ ऐतिहासिक बातें हमने सुनी, देखी और इन बातों को देखते हुए हमें ये बात पता चल गई कि मुग़ल बादशाहत में अकबर जिन्होंने इस भारत में रहते हुए मुस्लिम संस्कृति को भारतीयकरण के द्वारा जोड़ा और इमारतें आज भी इस बात की गवाही है कि वे जोड़ इतने मजबूत थे कि आज भी जिस प्रकार से इमारत मजबूती के साथ खड़ी है उसी प्रकार से इनके प्रेम भाव, एकता, भाईचारा, अहिंसा ये इसे जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर जिस हाथी के बारे में संजीव सर ने आपको बताया वो यहाँ पर न्याय के लिए इस्तेमाल किया जाता है और साथ में यहाँ पर जो ये हरियाली है, नीचे जिसको हम कहें कालीन, कारपेट, साथ में यहाँ पर देखो पक्षी उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। ऊपर भारत का राष्ट्रध्वज तिरंगा लहरा रहा है, तो ये बताता है कि कितना महत्व कभी कभी ऐतिहासिक राजधानी को दिया जाए। जैसे मैंने प्रारंभ में बताया कि बाद में पानी के अभाव के कारण ये यहाँ से आगरा शिफ्ट हो गई थी और 1558 में ये वहाँ से लाहौर चली गई थी। इस प्रकार से इस खूबसूरत जगह की खूबसूरत यादें जो भारतीय संस्कृति को एक विश्व में अनूठापन प्रदान करता है, उसके बारे में हमें गर्व करना, उसके बारे में हमें जानना और हमारी नींव कहाँ है, हम लोग कितने मजबूती के साथ आपस में जुड़े हुए हैं। धर्म आए धर्म गए, लेकिन भारतीयों ने अपनी प्रेम अहिंसा की विरासत है उसे त्यागा नहीं और बदलते हालात के साथ साथ अपनी रिवायत से उन्होंने अनेक बातें जोड़ते हुए यहाँ पर हम किले से ठीक बाहर जाते हुए फतेहपुर सीकरी, फतेह मतलब विजय, अगर हम एक शब्द में कहें तो यहाँ पर इंसानियत की, यहाँ पे मानवता की, यहाँ पे अहिंसा की, यहाँ पे प्रेम और भाईचारे की, यहाँ पर संस्कृति की, यहाँ पर भारतीयत्व की विजय हुई है। इसलिए ये विजय किसी राजा को हराने से, किसी संस्कृति को गिराने से बड़ी विजय मानी जाएगी। और ये सब हमें भारत के इस राष्ट्रध्वज तिरंगे के आजू बाजू दिखाई दे रहा है। भले ही उस समय यह मुगल शासन था, लेकिन आज
भारतीय शासन यहाँ पर अपने ग्राउंड में जो गोमती का पानी इसमें आ गया, और अगर सर ये गोमती से कनेक्ट ना होता कहाँ 1838 का 2023 ये गोमती से कनेक्ट है, इसमें आज तक आपको तस्वीर नहीं है। इसको इधर से देखने पर नीचे में देखिए सर आपको 3 गेट दिख रहे हैं। अब ऊपर में देखेंगे सर 4 माले की बिल्डिंग। आप जब इसके बैक साइड जाके इसको देखेंगे तो ये 1 गेट दिखेगा और 1 माले की बिल्डिंग दिखेगी। इधर से बिल्डिंग का नक्शा, उधर से सिंगल गेट था। आप लोगों ने फिल्म वेदर मूवी देखी है पुरानी वाली? ध्यान में नहीं रहेगा। अच्छा, और पाकिस्तान गेट यही दिल्ली का किला और दिल्ली से आप आगे था, ठीक है जी, बदल रोक ले लो और लास्ट नंबर जगह पे है दिल्ली की आइए हाँ वो बंदे रोक है इधर ये अंदर जा गेट ना फिर फोटो जी हाँ, ये मॉस्क मस्जिद इसका नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हैं। ये ठीक ताजमहल के सामने, जैसे ताजमहल के खूबसूरत नज़ारे को निहार रही है। ये खुदा की देन है जो इस प्रकार की कलाकृति इस दुनिया में बनाई गई, और इसको देखकर इस बात का एहसास होता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को कितनी अद्भुत बातें दी हुई है, और इन सब का उपयोग करके मनुष्य इस प्रकार की खूबसूरत बातें बना सकता है। अगर मनुष्य ने इतनी खूबसूरत बातें बनाई तो परमेश्वर ने कौन सी खूबसूरत बात बनाई। जी हाँ, जिस पर हम रहते हैं वो खूबसूरत पृथ्वी उसकी देन है, और उसका खूबसूरत ताजमहल से भी खूबसूरत इस पृथ्वी को देन है, वो है हम और आप मनुष्य, जिसे उसने बुद्धिमान बनाया है, जिसने उसे इस प्रकार की बुद्धि और कला दी है जो विश्व को आज भी, विश्व के कोने कोने के लोगों को आज भी अपने प्यार में, अपने सौंदर्य में जकड़ी हुई है। थाम रे को क्या तो फेल के यमुना नदी एक और बड़ा आकर्षण, किलों और इस प्रकार के मॉन्यूमेंट्स की एक विशेषता थी कि नदी, समुद्र, तालाब ये इसके आसपास होते थे। इस प्रकार से जो ताजमहल आपको दिखाई दे रहा है वो यमुना नदी के तीर पर बसा हुआ है। जो नदियों के इस सुंदर विहंगम दृश्य का लाभ इन खूबसूरत इमारतों को प्रदान करते आया है। ये है ताजमहल, इसका खूबसूरत नज़ारा एक करीब से आप देख सक रहे हैं। चारों तरफ बनी हुई 4 मीनारे, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ ये मकबरा। और अपने हरियाली के साथ साथ अपना दूधिया मार्बल, इस कलर के कारण भी ये पहचाना जाता है। ये प्रवेश द्वार और पर्यटकों की भारी भीड़, जिसमें बहुत सारे देशों के पर्यटक भारत में आते हैं
पर्यटक भारत में आए और ताजमहल न देखे, ऐसा संभव ही नहीं। और इसीलिए आज भी अपने हाथों से, मानवीय हाथों से बनी हुई ये कलाकृति विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन ये भी आप शायद जानते होंगे कि इसके बनवाने के पश्चात ये जो कारीगर थे उन लोगों के हाथ कटवा दिए थे, जिससे कि इस प्रकार की कोई भी कलाकृति या इमारत फिर से न बन पाए। यहाँ दोनों नज़ारे आप देख सकते हैं। लोग कितनी बड़ी संख्या में पर्यटक, टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए। आज शनिवार और सितंबर महीने का अंत, और इस अवसर पर पर्यटकों की बड़ी भारी संख्या ताजमहल के दर्शन के लिए। भारत का वैभव विश्व में 7 आश्चर्यजनक निर्मिति में से एक, 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये मकबरा आपको सामने दिखाई दे रहा है। अभी ताजमहल तो वो है ना पीछे। हाँ, ये मकबरा है। मकबरा म्हणजे कब्रस्तान, जहाँ पे कब्र बनी है। ये क्या है सर? ये सब प्रोटेक्शन वॉल है यहाँ पर। वो जस्ट प्रोडक्शन कुछ सवाल यहाँ पर पूछते हुए। और उस समय शासक मुग़ल, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये जो पीढ़ियाँ थी, इसके ठीक पीछे ताजमहल आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से ये इमारतें किस प्रकार से संरक्षित की गई, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लाल किले से सामने दिखाई दे रहा है ब्रिटिश लोगों ने बनाया हुआ रेलवे का पुल। नीचे बहती हुई यमुना नदी, और लाल किले से जो दर्शन प्राप्त हो रहे हैं वो है इस नदी के किनारे बसा हुआ विश्व का सबसे खूबसूरत मकबरा ताजमहल। नीचे की हरियाली और यहाँ से सौंदर्य। ये खूबसूरत नज़ारा है। जिसमें औरंगजेब नमाज अदा करते थे। इसके ऊपर की छत की कलाकृति मन को मोह लेती। नक्काशी
साथ में यहाँ फाउंटेन बनाए गए फव्वारे, लेकिन एक समय में यहाँ पर तालाब का पानी इकट्ठा होकर स्नान किया जाता है। औरंगजेब को ये महाराष्ट्र की स्थापत्य कला भी बड़ी पसंद है और अपने बेटियों के लिए उसने दोनों तरफ इस प्रकार की इमारतें बनवाकर मराठी कला का भी सम्मान किया। ये है फतेहपुर सिकरी, जो आगरा से पहले मुग़ल शासन का हेडक्वार्टर था और विश्व का सबसे बड़ा, जिसे उर्दू में कहते बुलंद, महान ऐसा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, विश्व का सबसे बड़ा दरवाज़ा है ये, जिसे 1556 में मुग़ल बादशाह अकबर ने बनवाया और साथ में आगरा से पहले यह राजधानी के रूप में मुग़ल शासक का प्रमुख तो ऐसे दरवाजे के अंदर पूरी इमारतें प्रशासकीय कार्यालय मुग़ल शासन का बनाया और इसके एंट्रेंस पर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, जिसका नाम है बुलंद दरवाज़ा। नक्काशी और आर्किटेक्ट की खूबसूरत प्रतिमा इस स्थान पर दिखाई दे रही है। सुबह 7 बज रहे हैं और उस समय हम बुलंद दरवाजे के ठीक सामने खड़े होकर इस प्रशासकीय एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, जिसके अंदर लगभग 250 से 300 अलग अलग ऑफिसेस, या हम कहेंगे कि मुख्यालय राजा अकबर ने बनवाए थे। और इसका ये प्रवेश द्वार, जहाँ से हम अब आगे प्रवेश करने जा रहे हैं, बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सिकरी, आगरा। बुलंद दरवाजे से हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ये है परिसर फतेहपुर सिकरी। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका प्रशासकीय कार्यालय मुग़ल शासक अकबर, ये आपको सुनहरा दिख रहा है, सलीम चिश्ती की दरगाह, जो अकबर के गुरु थे, सूफी संत। बाजू में आपको मॉस्क या मस्जिद दिखाई दे रही है। आज भी इस वैभव को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये पुरानी इमारतें हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि आज भी कोई राजा यहाँ पर वास करता है, निवास करता है और उसका अस्तित्व आज भी बना हुआ है। लेकिन
ऐसी बड़ी इमारतें बनाने के बाद वे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन यादें सिर्फ यादें ही नहीं बल्कि खूबसूरत यादें हम सब के लिए ये छोड़ गए। ऐसे मुग़ल बादशाहों को सलाम, जिसने भारत में शासन करते हुए इस प्रकार की इमारतें बनाकर भारत के विरासत को अरबी विरासत के साथ जोड़ दिया। सम्राट और बादशाह लोग जितने किले हैं उनके आजू बाजू में आपको इस प्रकार की बनावट संरचना दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर इस शाही महल की इस तालाब की बात ही कुछ और है। बहुत ही खूबसूरत बीच में स्थल है, प्लेटफॉर्म कहिए आप, और इस प्लेटफॉर्म पर जो बादशाह के दरबार के प्रमुख गायक तानसेन, जो संगीत के क्षेत्र में बहुत ही बड़े दिग्गज या सम्मान के साथ जिनका नाम लिया जाता था, वे अपनी कला संगीत प्रस्तुत करते थे और प्रजा अंदर आ रही क्या? उसके चारों तरफ बनी हुई है हरियाली। ये बताती है कि न सिर्फ यहाँ पर पेड़ पौधे और घास की हरियाली बल्कि देश विदेश के पर्यटक आज इसकी हरियाली को बढ़ाते हैं, इसकी चमक धमक को बनाते हैं। ऐसे इस खूबसूरत नज़ारे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर राजा बादशाह बैठा करते थे और संगीत और रोज के दैनिक कामकाज को चलाया करते थे। जोधाबाई महल नाम से आप समझ गए होंगे कि अकबर बादशाह, इसकी पत्नी जो राजपूत थी, ये भी आपको माने कि राणा सांगा को पराभूत करने के बाद मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करने वाले बादशाह अकबर, इसका इस महारानी के साथ प्रेम और उसके बाद विवाह, उसके पश्चात उन्होंने अपनी इस पत्नी को या बीवी को अपना धर्म पालन करने की अनुमति दी और उसके धर्म के अनुरूप यहाँ पर इमारतें स्थापित की गई जो यहाँ के हिंदू संस्कृति के अनुरूप बनाई गई। उनके देवी देवताओं को भी यहाँ पर उन्होंने प्रस्थापित किया, क्योंकि उनके संतति होने में काफ़ी समय लगी। और हमने शुरू में देखा कि सलीम चिश्ती, इनकी दुआओं के कारण, ऐसा कहा जाता है कि इनकी दुआओं के कारण उन्हें पहली संतति सलीम, जो आगे जाके जहांगीर बादशाह बने, उनसे हुई। और जोधाबाई अपने लगभग 120 या दासियों के साथ यहाँ पर निवास करती थी और यहाँ पर एक हिंदू संस्कृति के अनुरूप यहाँ की बनावट या इमारतों के ऊपर नक्काशी आपको दिखाई देगी, जैसे सामान्यतः मंदिरों में दिखाई देती है। वैसे ही यहाँ पर ये देखिए, ये जो बनावट आपको दिखाई दे रही है, हिंदू देवी देवताओं को रखने की जगह हो या फिर इनका द्वार। अपनी रानी के लिए उन्होंने उनकी दासियों के साथ इस इमारत को रचा और
ये भी इन सभी मुस्लिम ये कलाकृति फतेहपुर सिकरी का महल साहब सबसे बड़ा महल, अकबर की बेटी फेवरेट रानी हिंदू रानी जोधा का महल। महल साहब इसका रियल नाम था शेर रखा हुआ है। अकबर ने टाइटल भी दिया था पढ़ाई चाहिए। अकबर के बाद महल साहब ये राजगद्दी को समझती थी, ऑर्डर देती थी। तो महल साहब ये सामने देखते सर, ये जोधा का बेटे विंटर हाउस था, सर्दी का। अच्छा, क्योंकि सर महल था वो पीछे से बंद है, तो उस सूरज की किरणों से गर्म रहता था। और सर ये सामने जोधा का गर्मी का महल था, समर, क्योंकि इसकी वैसे भी मेरे जालियाँ हैं, तो वो जंगल में से ठंडी हवा आती थी। अक्सर सर हम लोग 2-3 सालों में ऐसा घरों को पेंट करते हैं ईद पर, दिवाली शादियों पर, उसको कुछ नीले कलर छत पर।